हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमने लास्ट वीडियो में सेविंग फंक्शन देखा। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन। देखिए, यहाँ पर बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में समझेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो तो केवल हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देखा है ना। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हम देखने वाले हैं, सिंपल है। यहाँ पर वैसे तो दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, फिर हम ऑटोनोमस भी समझेंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो न्यू कैपिटल एसेट को क्रिएट करे। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो किसके ऊपर खर्च किया जाता है, जो किसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, न्यू कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए। तो एक्सपेंडिचर incurred on the creation of new creation of न्यू कैपिटल एसेट, न्यू कैपिटल एसेट। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, जब कोई भी बिजनेस पर्सन न्यू कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए पैसे खर्च करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आपको पता है, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, ये कौन सा है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक तो ये रहा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंड, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। आज हम देखेंगे कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है और ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो आइए जानते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। देखिए, बेसिकली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कंप्लीटली इनकम के ऊपर डिपेंड होता है और इनकम से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो हम प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट
एक्सपेक्टेशन एंड इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है किससे? इनकम से। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो डिटरमाइन होता है, देखिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होता है वो हमेशा आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जबकि जो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है। ये जो इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जितना ज्यादा इनकम इंक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट भी उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। देखिए ये इनकम लाइन है और ये आपका इन्वेस्टमेंट लाइन है। तो यहां पर क्या है? दोनों एक्सिस में पॉजिटिव रिलेशन है। ये आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का क्या है? ग्राफ है। दोनों एक्सिस में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। ये आपका आपके इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट का जो है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है। जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो इसलिए उसका जो कर्व होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। यानी एक पॉइंट पे वो रहेगा, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट रहेगा। उसे भी हम लोग देखेंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो हमारे साथ है कौन? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? ये एक स्टैटिक इन्वेस्टमेंट या कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट होता है हमेशा। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसलिए जो इसका ग्राफ बनता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमने पहले भी देख रखा है लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये जो इसका ग्राफ जो है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा कुछ इस तरीके से। ये आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है। देखिए इस वाले पे हम इनकम को रखते हैं और इस वाले पे इन्वेस्टमेंट को। तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे ये इन्वेस्टमेंट क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट है। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे ये बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, चाहे इनकम लेवल कितना भी इंक्रीज हो जाए ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसे हम कहेंगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और कुछ डिफरेंस हम देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे और समझेंगे यहां पर कि डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो भैया, डिफरेंस ये है कि एक तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है ये प्रॉफिट मोटिव के साथ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है बेसिकली। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है। ठीक है। फिर अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में देखें तो ये इनकम इलास्टिक होता है। इनकम इलास्टिक का मतलब कि अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज। और अगर इनकम डिक्रीज तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज। लेकिन ये ऑटोनोमस जो होता है वो अनएफेक्टेड होता है हमेशा। ठीक है। फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का हमने कर्व देखा। ये देखो ये कर्व जो है ये आपका क्या है? अपवर्ड स्लोप। ये देखो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट है ऑटोनोमस का। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट जनरली कौन से सेक्टर करेगा? जनरली जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि भैया प्राइवेट सेक्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है उसका रिटर्न उसे मिलना चाहिए। जबकि जो
गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है, ये जनरली क्या होता है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। ये जनरली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस। तो ये हम लोगों ने अभी ऑटोनोमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को समझा। अब हम देखेंगे कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ऑटोनोमस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है इसको हम कैसे, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे यहां पर हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब कि इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करता है, इस चीज को हम यहां पर देखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेगा। तो इसमें दो चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। एक तो आपका है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक कौन सा है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करता है किसको, इन्वेस्टमेंट। कौन से इन्वेस्टमेंट को, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो बेसिकली देखो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, तो ये है क्या, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ये एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जैसे सपोज कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने किया, उससे जो हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखा कि हाँ इतना इससे रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलना चाहिए, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये भी दो फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जो MEI है, MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEI। तो MEI ये भी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक कौन सा, एक तो सप्लाई प्राइस, और दूसरा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब देखिए, एक तो सप्लाई प्राइस है, ये सप्लाई प्राइस क्या होता है भैया, तो जो नया मशीनरी हमने एक मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए, जैसे सपोज कि एक मशीनरी है जो 20K की है ना, तो 20K की मशीनरी को हमने रिप्लेस किया एक न्यू मशीनरी से, जो 20K रिप्लेसमेंट हुआ, तो ये हमारा सप्लाई प्राइस हो गया, है ना।
जो नया मशीनरी हमने इंस्टॉल किया वो जितने का उसका कॉस्ट है वही हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई प्राइस। लेकिन प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो होता है ये क्या है, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो होता है ये नेट रिटर्न होता है। ठीक है, नेट रिटर्न का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कि हमने जो हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड है वो हमारा, सपोज कि एक्सपेक्टेड जो रिटर्न था, है ना, वो 1200 का है। सपोज कि एक्सपेक्टेड यील्ड जो है हमारा, ये जो एक्सपेक्टेड यील्ड है ये हमारा सपोज कि 1500 का, बट इसका कॉस्ट जो मशीन को ऑपरेट करने का जो एक्सपेंस है वो 500 है। तो हमारा जो नेट रिटर्न होगा, है ना, जो नेट रिटर्न होगा वो कितना हुआ, 1000। नेट रिटर्न कितना हुआ, 1000। इसी को हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अब अगर हमें एम ई आई फाइंड करना है, अगर हमें एम ई आई फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय, प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय, और क्या लिखेंगे हम, जो हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या जो सप्लाई प्राइस है, आप सिंपल समझ लो जो सप्लाई प्राइस है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड और डिवाइड करेंगे उसको सप्लाई प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एम ई आई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये था आपका जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको हमने समझा क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को दो फैक्टर से डिटरमाइन किया जाता है। ये दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक है आपका सप्लाई प्राइस और दूसरा है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस क्या होता है, सप्लाई प्राइस जो हम न्यू मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई प्राइस। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड यील्ड, है ना, यानी कि सपोज कि ये हमारा 1500, टोटल जो हमें यील्ड मिला है एक्सपेक्टेड वो 1500 है, और टोटल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो 1500 है, तो हमारा 1000 क्या हो गया, ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ठीक है, अब हमें एम ई आई अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड है ये, और सप्लाई प्राइस डिवाइड कर देंगे सप्लाई प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आ जाएगा एम ई आई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। एग्जांपल ये है, एग्जांपल ये है कि देखो हमें फाइंड करना है एम ई आई। अब एम ई आई अगर हमें फाइंड करना है तो हम सिंपल देखेंगे कि जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो हमारा कितना है, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड भैया हमारा कितना है, 1000। ठीक है, और जो हमारा क्या कहते हैं इसको, जो सप्लाई प्राइस है वो कितना है, सप्लाई प्राइस हमारा है कितना, 20,000। तो 20,000 अगर हमारा सप्लाई प्राइस है और 1000 हमारा क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो 20,000 हम यहाँ लिखेंगे, 20,000 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखो हमें फाइंड करना है एम ई आई, तो ये भी गया
ये 3 जीरो, ये 3 जीरो। अब देखो, ये 0.5 आएगा, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करो यानी 5%। ये हमारा प्रोस्पेक्टिव, सॉरी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है। एक है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम बोरोड करते हैं, जब कोई भी पर्सन अगर बोरोड करेगा फंड, तो फंड अगर बोरो कर रहा है तो उस पे उसे एक कॉस्ट देना होता है, जिसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं, उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। अब देखिए, अगर MEI, ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये अगर ग्रेटर देन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, है ना, तब तक करते रहेंगे जब तक MEI इज इक्वल टू ROI ना हो जाए, तब तक हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। लेकिन अगर इफ MEI इज लेस देन, MEI इज लेस देन ROI, देन हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम फंड बोरो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉस है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहीं। तो ये जो अभी हम पॉइंट देखने वाले हैं, ये कौन सा पॉइंट है? ये है आपका, ये है एक्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्स एंड सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग में क्या डिफरेंस है। देखो, एक्स एंड जहां कहीं भी हो समझ लो ये प्लान है, ये क्या है? प्लान है। और एक्स पोस्ट क्या है? ये एक्चुअल है। ठीक है। जैसे सपोज कि अगर सेविंग है, तो जब हमने प्लान किया, इस सपोज कि एक अकाउंटिंग ईयर में पूरी इकोनॉमी ने प्लान किया कि उसे 1000 करोड़ क्या करने हैं? सेव करने हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये प्लान किया उसने, तो ये कहलाएगा आपका एक्स एंड। लेकिन उसने एक्चुअल में सेविंग करी 800 करोड़, तो ये कहलाएगा आपका एक्स पोस्ट। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर इन्वेस्टमेंट भी अगर प्लान होगा, सपोज कि ये इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़, तो ये एक्सेंट होगा यानी प्लान है। और अगर एक्चुअल में 800 हुआ है तो ये एक्सपोस्ट हो गया, ये एक्चुअल होगा। ठीक है। तो जब एक्स एंड सेविंग इक्वल हो जाता है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट के, तो इकोनॉमी क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। ये टॉपिक कुछ बचा हुआ था जिसे मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग जितना भी मैंने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में दिखाया, वो फॉर्मूला आप अगर यूज करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, इकोनॉमी कैसे इक्विलिब्रियम होता है उसको हम देखेंगे, कि किन्जियन थ्योरी से इकोनॉमी कैसे इक्विलिब्रियम होगा इसको हम देखेंगे।
सेविंग इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड कॉन्सेप्ट जो इक्विलिब्रियम का है उसको देखेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।